कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जियो और जीने दो। लेखक को किसी विचारधारा का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेखक को केवल सच देखना चाहिए और सच लिखना चाहिए। किताबें किसी को बनाती बिगाड़ती हैं, कहानी किसी को बनाती बिगाड़ती है। हम जैसे बच्चों को जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो बहाने ढूंढते हैं नहीं पढ़ने के, तो मैंने एक बहाना ढूंढा कि मुझे अलग कमरा चाहिए, कि मुझे पढ़ना है। फिर भी मुझे पढ़ने वाले कहते हैं कि आप कविताएं भी अच्छी किया करते थे, कि मेरे अंदर एक कवि गुण है। अच्छा या बुरा आप ब्लॉग पे पढ़ें। बलिया जिला मजाक थोड़े है, यहाँ बदन इकहरा हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दोहरा ही चलता है, मगर मर्डर तो तिहरा से कम चलता ही नहीं है। क्या इसको जो नए लड़के पढ़ेंगे, ये जो बातों में जो ठसक है, आपको नहीं लगता कि नए लड़के दबंगई की तरफ, भौकालबाजी की तरफ आकर्षित होंगे? क्या सोचते हैं? साहित्य के मठाधीशी से दूर रहें। एक संघर्षशील लेखक और एक लोकप्रिय लेखक के जीवन में कितना बदलाव आप पाते हैं? कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आम जीवन में लेखक खुद से नहीं कर पाता, लेकिन वो करना तो चाहता है। उसकी दबी इच्छाएं रहती हैं, उसकी दमित इच्छाएं रहती हैं। वो दमित इच्छाएं, दबी इच्छाएं और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें जो वो करना चाहता है, वो किरदार के माध्यम से निकल के प्रवाह आती हैं। के पीछे का कारण बताइए, ताकि जो नए लेखक हों, जो जिनको लिखना पढ़ना हो, वो अपने कहानियों में प्रवाह कैसे स्थापित कर पाए, इसका विकास कैसे कर पाए? क्या यह स्वाभाविक है या इसे सीखा जा सकता है? तो मुझे नारी की आज की समस्याएं दिखानी होंगी। आज की नारी की आज की समस्या सन 90 की नारी की समस्या से बिल्कुल अलग है। वो सन 60 की नारी की समस्या से बिल्कुल अलग है। तो जैसा समाज रहा है वैसा ही साहित्य आता है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का आईना है, दर्पण है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के कड़ी में हमारे साथ हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक हैं जिनको बोकारो ने पाला पोसा और जिनके व्यक्तित्व को बनारस ने गढ़ा, और उसके बाद आजकल भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बैठकर वह कभी दिल्ली दरबार सजाते हैं, कभी बागी बलियाँ लिखते हैं। तो क्या मनोभाव होते हैं उनके, और उनकी किताबों पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं सत्य व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आपके जीवन में बोकारो कितना महत्व रखता है, और बोकारो ने आपको कैसे पाला पोसा, आपका बचपना कैसा रहा, बताइए उसके बारे में। मेरा जन्म बोकारो में ही हुआ, और जो भी मेरे मेरे तन में जो मिट्टी है उसकी आँच जो है वो बोकारो से है। बोकारो जैसा आप जानते होंगे, एक स्टील सिटी है, जहाँ हमारे जो एक पेरेंट्स थे उनकी पूरी पीढ़ी नौकरी की तलाश में गई थी। तो जन्म मेरा वहीं हुआ। बचपना वैसा ही बचपना रहा जैसा एक आम मिलेनियल्स का बचपना होता है। जो 80 के बाद के जो जन्मे हुए लोग हैं, वही कॉमिक्स, वही स्ट्रिक्ट जो वातावरण है फ़िल्मों से दूर रहने का, वही पढ़ाई के पीछे भागने का जो पेरेंट्स देना चाहते थे, वही हमारा क्रिकेट के प्रति लगाव, वही दौड़-धूप, खेल-कूद, और बड़ा प्यारा और बड़ा सैटिस्फाइंग बचपन था मेरा, जिसे संतुष्टि इसको कहते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो मैं कोई और दूसरा बचपन नहीं चाहूँगा। मैं वही बचपन चाहूँगा जो मुझे बोकारो ने दिया। बचपन से कहीं तो आप लेखक बनने की तरफ आकर्षित हुए होंगे, कुछ तो ऐसा माहौल रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा ऑब्ज़र्वर था। मैं आप कहें नेपथ्य में रह के, और जो नायक होते हैं ना, उनको देखा करता था। अगर आप बचपने की बात करें तो मेरा बचपन उस तरह का बचपन नहीं था जहाँ मैं लड़ भिड़ जाता था, लेकिन हाँ, मैं हमेशा उस ग्रुप में रहता ज़रूर था जहाँ इस तरह की चीज़ें होती थी, और मेरे जो नायक हैं, मैं उनके पीछे रह के उनकी चीज़ों को देखता रहता था। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर था। मैं लोगों को देखता था, उनके गुण दोष देखता था।
अगर आप थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म में जाएं तो मैं कहूँ कि मैं वो था जो पीछे रह के मज़ा लेते हैं। तो मैं उनमें से था जो पीछे रह के और चीज़ों को देखता था। लेकिन हाँ, इसने लेखकीय गुण जो है बहुत बहुत परिमार्जित किया मेरा, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से गुणों को, अवगुणों को, पारिवारिक मूल्यों को, कहानियों को, कहानियों में कल्पना कैसी डालनी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यार ऐसे भी थे जो आके कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्होंने लड़की का सामना नहीं किया, वो आके इतनी सेखी बघार दिया करते थे कि उन्होंने आज जो ऐसे है जाके और बिल्कुल प्रपोज ही कर दिया है। तो वो देखना, वो सुनना, वो समझना, ये मेरे बचपन से मेरे साथ आया और जो कि मेरी कहानियों में आया धीरे धीरे करके, उन्हीं दोस्तों, उन्हीं आसपास के लोगों की वजह से जिनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ। वो पीछे रह के और लोगों को पिंग करने वाला, पोक करने वाला बालक था जो सब कुछ झगड़ा लड़ा के और पीछे रह जाता है। जी। जब कोई भी व्यक्ति वर्तमान के सत्याभ्यास को सर्च करता है, ढूंढता है, तो उनके बारे में एक बात उभर के सामने आती है कि चले तो थे क्रिकेटर बनने, मन में कहीं एक आस थी कि हम भी क्रिकेट जगत के कोई सितारे होंगे, लेकिन सितारे तो हुए, लेकिन लेखकीय दुनिया के क्रिकेटर से लेखक का जो मुड़ाव हुआ, जो आप घूमे, कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। मैं इस बारे में सोचता भी हूँ कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस जनरेशन से आ रहे थे, जिस पीढ़ी से आ रहे थे, उससे अगर आप पूछें ना कि वो क्या करना चाहता है, तो वो क्रिकेटर बनना चाहता था या फ़िल्मों में जाना चाहता था। हाँ, फ़िल्मों में भी हमारी जनरेशन के लोग हीरो नहीं बनना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि सबको हीरो बनने की चाह थी। वो जो एक पूरा आपको 70 का स्क्रीन होता है ना, वो बहुत आकर्षित करता था। हम केवल उससे जुड़ जाना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे क्रिकेट से बहुत लगाव था, मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं क्रिकेट में कुछ अच्छा करूँ। बट जैसा कि होता है छोटे शहरों शहरों में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और फिर एक समय के बाद जो आप खुद में भी चेंजेस देखते हैं, आप पारिवारिक जो आपकी जिस तरह से पृष्ठभूमि है, गठन है, आप वो देखते हैं, आप समझने लगते हैं चीज़ों को, थोड़े बड़े होते हैं, तो आप अपनी बहुत सारी इच्छाएँ मारते हैं। आप लोगों के साथ आपको भी ये लगने लगता है कि शायद कुछ ना हो पाए। मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि उसी जनरेशन से, उसी समय से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर मैं बात करके देखूँ तो अंतर केवल ये था कि एक समय तक उन्हें ये लगता था कि कुछ हो पाएगा और एक समय के बाद हम पूरी पीढ़ी को लगने लगा था कि इस तरफ कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर अपनी जो क्या कहते हैं उसको इच्छाएँ थी उसको मारा और फिर पढ़ाई की तरफ चले गए, अपनी पढ़ाई की तरफ आ गए। तो क्रिकेट का एक जो सपना था वो अभी भी सालता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी घर में रहते हुए वो बेटे की बॉल उठा के बॉलिंग कर लेता हूँ, बैटिंग भी उसे सिखा देता हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर था, उसमें कमी अगर देखी जाए तो अपने तरफ से थी। आप में वो आत्मबल होना चाहिए जहाँ आप दृढ़ संकल्प नहीं था। आप में वो रहना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप कर सकते हैं। इस वजह से वो इंसान अपनी नौकरी छोड़ के क्रिकेट के पीछे आया क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ कर सकता है। हम क्रिकेट छोड़ के नौकरी की तरफ गए, अंतर ये होता है। तो एक समय होता है, इस वजह से ये नहीं कहूँगा कि दुःख नहीं है, दुःख बहुत है, मगर हाँ, उसके अलावा भी जो चीज़ें मिली वो कम नहीं हैं, बहुत संतुष्टि देने वाली हैं। शायद मेरे मैं क्या कहूँ उसे कि किस्मत में लेखक होना लिखा था, या शायद मुझ में लेखकीय गुण जो है एक क्रिकेटीय गुण से ज़्यादा थे, इसलिए मैं लेखक हुआ। और मुझे इस बात का बहुत क्या कहूँगा, मैं इस बात के लिए कसक है। हाँ, कसक है, बिल्कुल है, हाँ। कसक है कि एक बात आ जी, रही है जी। कि आपने कहा पृष्ठभूमि की बात, तो क्या सत्यव्यास जी के जीवन में मैं आपको तब ले जा रहा हूँ जब आप किशोर रहे हों, जब आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जब आपने माता पिता को घर की ज़रूरी चीज़ों के विषय में बात करते हुए सुना हो। क्या कभी ऐसा कोई क्षण आया
जब अभाव के कारण आपके अपने मन में आपका मन द्रवित हुआ और आंखों में आंसू आया हो? देखिए, झूठ नहीं बोलूँगा, हम उस तरह के परिवार से आते थे जहाँ अगर यथाशक्ति और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस चीज़ के लिए कभी किसी बात का अभाव नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई की है, ठीक है? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे इस चीज़ की कमी हुई इस वजह से मैं लेखक हो गया, नहीं। वो चीज़ें थी, हाँ, ये ज़रूरी है कि एक सीमा से ऊपर की अगर हम कुछ मांग रखें तो वो शायद न पूरी हुई हो, लेकिन ये भी बात है कि एक समय के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो मांग थी वो उस समय के लिहाज से ऐसी नहीं थी जो हमें करना चाहिए था। अभाव के चीज़ों का नहीं रहा, और अभाव की वजह से मेरी कहानियों में, मेरे जीवन में प्रभाव आया हो, ऐसा नहीं रहा। लेकिन आपका सवाल मैं समझ सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का बचपन मुझे मिला वो सब लोगों को मिले, ठीक है? मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभाव के बावजूद बहुत अच्छा किया, और वो उनकी क्वालिटी है कि उन्होंने उस चीज़ को फिर जो है सक्सेस में बदला। तो मैं इस सवाल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभाव को अपना प्रभाव बनाइए। आप ये कीजिए कि आप वो देखिए कि जो चीज़ें जिस कारण से मैं नहीं कर पाया, उसी कारण को मैं करूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे छोटी-सी बात है, ये अभाव नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान एमबीए करना चाहता था, लेकिन समय ऐसा था और चीज़ें ऐसी थी कि मैं एमबीए नहीं कर पाया। अब अगर मैं इस बात को इस तरह से लूँ कि ये अभाव था, मेरे माता-पिता नहीं करा पाए, तो फिर तो मैं ज़िंदगी भर जो है ना वो अवसाद में रहूँगा। मैंने उसके बाद डबल एमबीए किया। जब मैं खुद से वो करने लगा, मैंने डबल एमबीए किया करके, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने फिर उसको किया। तो आप उस अभाव को प्रभाव के रूप में लें, आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और बिल्कुल आप करके रहेंगे, आप निखर के आएँगे। जी। अब हम थोड़ा-सा आपको ले चलते हैं, जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने थे, आपको एक कमरा मिला, कमरा भी स्टोर ही था संभवतः, और उसमें चूना वगैरह की पुताई हुई थी। सत्यव्यास जी को एक चस्का लग गया कि चूना खाया जाए, और उस चस्के को छिपाने के लिए कि उस कमरे में मम्मी या बहन तो आ सकती थी, पिताजी कभी कभार आते, लेकिन अगर आ जाते तो क्या होता, या मम्मी के द्वारा ही बात उन तक पहुंच सकती है। तो मीना कुमारी जी का आगमन होता है आपके कमरे में। क्या था पूरा वाकया, थोड़ा बताइए। दरअसल वाकया बचकानेपन थे, लेकिन दरअसल वाकया इससे थोड़ा पहले शुरू हुआ था। जब मैं छठी क्लास में होऊंगा तो एक फिल्म आई दूरदर्शन पे, दिल अपना और प्रीत पर आई। उसके पहले सीन में ही मीना जी आती हैं जिन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, और मुझे अभी भी ध्यान आता है कि मैं वो सीन देख के डर गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ऐसी खाली आंखें कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा था कि आंखें जो होती हैं वो बहुत भरी भरी होती हैं, कुछ बोलती हुई होती हैं। मीना जी की आंखें आप पढ़ नहीं सकते थे, वो इतनी खाली आंखें थी कि वो मुझे डरा गई थी। उदासी थी, असीम उदासी थी। मैं उसको उदासी भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इतनी खाली आंखें थी कि आप कोई भावना ही नहीं पढ़ पाते थे, और शायद इसलिए डर जाते थे कि आप उनकी आंखों के थ्रू उनके मस्तिष्क में घुस रहे थे। इतनी खाली आंखें, मैं डर गया था। मेरा पहला इंटरेक्शन उनसे वहाँ रहा। लेकिन जो आप जिस घटना की बात आप कर रहे हैं वो ये थे कि 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, और जैसा कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जिनमें हम जैसे बच्चों को जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो बहाने ढूंढते हैं नहीं पढ़ने के। तो मैंने एक बहाना ढूंढा कि मुझे अलग कमरा चाहिए, कि मुझे पढ़ना है, ठीक है? ये सबके साथ होता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यहाँ। मैंने देखा हुआ है मेरी अपनी चचेरी बहन 2-3 लोगों के साथ एक कमरे में बढ़ के, और इतना अच्छा पढ़ के निकली थी। मुझे एक कमरा चाहिए था, तो मुझे स्टोर का कमरा खाली करके दे दिया गया कि भैया आप इसमें पढ़िए। तो स्टोर में रंगाई पुताई नहीं हुई थी, और आप जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे जाते हैं गड्ढे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से गड्ढे भर दिए गए थे, और वो जहाँ मेरा टेबल था उसके बिल्कुल सामने वो प्लास्टर ऑफ पेरिस थी। तो मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस खाने की आदत पड़ गई। थोड़ा सा निकाल के कभी खाया होगा, और मेरे जहन में ये बात घुसी कि अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस खाता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेरा पढ़ने में मन लगता है।
ये सोच के मैंने खाना शुरू किया। एक दिन रात भर खाते खाते मैंने देखा कि मैंने उस दीवार में बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया है। मैं इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस खा गया था कि एक बहुत बड़ा विजिबल गड्ढा हो गया था। अब डर गया। सवेरे सवेरे रात भर पढ़ता था, खाता था, पढ़ता था। सवेरे जब देखा 5 बजे गया था, देखा कि वहाँ गड्ढा हो गया। अब घर में माँ देख लेंगी, बहन देख लेगी तो पता चल जाएगा कि ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस खा रहा है। तो उस समय दोस्तों के ने मुझे कुछ पैसे दिए थे विकेट खरीदने के लिए। तब 21 रुपये के विकेट आया करते थे, 3, 7 रुपये का एक। तो मैं दौड़ के गया, मेरे पास थे। मैंने दुकान वाले से कहा कि कोई पोस्टर है? तो उसने कहा मीना कुमारी का पोस्टर है। मैंने कहा दे दो। मुझे कोई मतलब नहीं था उस समय इस बात से, मुझे बस था कि मुझे वो दीवार ढक देनी है। तो मैं पोस्टर खरीद के लाया और दीवार पे चिपका दिया। बात तो ढक गई, लेकिन मैं जस्ट सामने बैठता था। वो मुझे अभी भी ध्यान है, एक तस्वीर भी है। वो संभवतः साहेब बीवी और गुलाम का कोई पोस्टर था। अब मैं जब सामने बैठने लगा ना, और बिल्कुल वो सामने थी, तो मुझे लगा कि कुछ मुआजिज़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि वो तस्वीर लिक्विफाई हो रही है और मैं उनसे बातें कर पा रहा हूँ। ये काफ़ी दिनों तक चला और मुझे लगता है कि उस चक्कर में मेरे बोर्ड के रिजल्ट ख़राब हो गए। मुझे बार बार हंसी इसी बात पे आ रही है कि मेरे उस चक्कर में मेरे बोर्ड के रिजल्ट ख़राब हो गए थे। मगर वो एक राब्ता कायम हुआ और वो काफ़ी दिनों तक चला। एक दिन अचानक फिर मुझे सपना आया कि मेरी कहानी कब लिखोगे? तो फिर मैंने अपने सारे फ़िक्शन छोड़े और मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब मीना जी की कहानी लिखनी है। फिर मैंने मीना मेरे आगे जो किताब है वो लिखी। जी। मीना कुमारी के बारे में एक है इस किताब के बारे में, इसका मूल्य जो है जी। थोड़ा सा अधिक है। जी, जी। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोनों तरह की बातें कहूँगा मैं, लेखकीय बात भी कहूँगा, प्रकाशकीय बात भी कहूँगा। देखिए, लाभ आपका बढ़ गया इसमें? नहीं, लाभ तो देखिए लेखक का क्या है कि वो क्या कहते हैं आपको, रॉयल्टी होती है, ठीक है ना? लेखकांश आप कह सकते हैं उसको, वो एक फिक्स होता है, वो मिलता है। मुझे अपने लाभ से ज़्यादा इस बात की चिंता हमेशा रहती है कि मेरे पाठक को किताब उचित मूल्य पर मिले। ये मेरा पहला से रहता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि मैं इन दिनों जो है वो प्रकाशक भी बदलता रहा हूँ। वो कारण केवल ये रहा है कि मेरी पहली कोशिश ये रहती है कि मेरे पाठकों को किताब उचित मूल्य पर मिले। अब ये उचित मूल्य जो है वो मैं बता दूं आपको कि क्या हो सकता है। उचित मूल्य ये हो सकता है कि 10 साल पहले 2014 में अगर मेरी किताब 150 की मिलती थी, तो 2024 में उस किताब को 200-210 रुपए के आसपास होना चाहिए। मेरी सोच ये काम करती है। अगर आप उस किताब को 399-400 रुपए का रख रहे हैं, तो प्रकाशक की एक अपनी समझ, उसका एक अपना आंकड़ा गणित हो सकता है जो मेरी समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं पाठक हूँ, मेरी किताब एक उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। और मेरा सारे प्रकाशकों से हमेशा यही पहला वो रिक्वेस्ट रहता है कि मेरी किताब का मूल्य कम रखेंगे तो आप आइए, मैं बात करता हूँ। अगली किताब भी जो आ रही है, मेरे प्रकाशक से मेरी यही दरखास्त थी कि भाई आप किताब की मूल्य कम रख सकते हैं तो मेरे पास आइए। मेरा एक पाठक वर्ग है, लेकिन मेरा वो पाठक वर्ग और बहुत ईमानदार पाठक वर्ग है। वो इंतज़ार करता है किताबों का, लेकिन वो मेरी किताब का इंतज़ार 499 रुपये पर करे, ये मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। एक उचित मूल्य हो इस पे किताब हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। मैं हमेशा पाठक के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किताबों को उचित मूल्य पर ही मिलना चाहिए। सत्यव्यास जी, जब आपकी किताबों के टाइटल को देखा जाए, आपकी किताबों पर सरसरी निगाह दौड़ाया जाए, बागी बलियाँ, दिल्ली दरबार, उफ कोलकाता, आखिर बनारस टॉकीज, आखिर ऐसा क्या है कि 4 प्रमुख किताबें, 4 प्रमुख शहर, क्या इसके पीछे कोई मार्केटिंग आइडिया भी काम करता है? हाँ, दरअसल इसे आप मार्केटिंग आइडिया ही कह लें। शुरुआती समय में ये बात नहीं थी। बनारस टॉकीज़ जब मैं लिख रहा था, तो उसका पहले नाम मैंने मस्ती की पाठशाला लॉ रखा था। मस्ती की पाठ लॉ की कहानी थी, मस्ती की पाठशाला। मुझे ये नाम अच्छा लगा था, मगर बाकी जिन लोगों से बात की उन्हें ये नाम थोड़ा अंग्रेजीदा लगा और थोड़ा अलग लगा। हिंदी की किताबें तब इस तरह के नामों से नहीं आती थी। ये नाम नहीं लिखा गया। कहानी BHU की थी। अब BHU का जो दायरा है ना, थोड़ा कम हो जाता है। हम आप BHU के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो फिर लोग इस नाम को उतना नहीं जानते
जितना बनारस को जानते हैं। तो मुझे अपनी किताब का नाम बनारस रखना था, और क्योंकि जो कहानियों के उन्वान थे, जो शीर्षक थे, वो टॉकीज़ के नाम पे थे, टॉकीज़ का ज़माना उस समय जा रहा था, इसलिए दोनों को अमलगमेट करके बनारस टॉकीज़ का नाम आया। ये नाम अनायास था, इसके पीछे कोई मार्केटिंग आइडिया कुछ नहीं था। मैंने नाम सुझाया, प्रकाशक को नाम अच्छा लगा, ये आ गया। लेकिन किताब को आशातीत सफलता मिली, मतलब वो मेरे प्रकाशक किसी के सोच में नहीं थी कि वो उस तरह की सफलता मानी जाएगी और लाएगी किताब। तो उसके बाद जो किताब आए ना, उसमें फिर एक या तो टोटका आप कह लें या मार्केटिंग आइडिया कह लें, फिर ये रहा कि किताबें शहर के नाम पे अगर आती हैं तो इसलिए आई। मेरी किताबें बहुत सारी शहर के नाम पे नहीं भी आई हैं, जैसे आप 84 देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं उसको उसमें बोकारो लाने की कोशिश करूं तो बोकारो से कुछ तारतम्य नहीं जम रहा था, इसलिए 84 आई। बाकी एक मेरी किताब 1931 भी आई, जो कि मिदनापुर पे था। मिदनापुर मेरे जहन में मिदनापुर को भी बात लाने को आया, लेकिन फिर वही मार्केटिंग वाली बात, मिदनापुर के नाम से शायद कहानी उतनी नहीं जाती जितनी 1931 के नाम से जाती है। 1931 से फिर बहुत सारी घटनाएं 1931 में हुई थी, व्यापक हो गया उसका वो। तो ये रीज़न रहा जिसकी वजह से मार्केटिंग आइडिया बाकी बाद के दिनों में ज़रूर था जी। अब यदि हम बात करें तो क्या ऐसा होता है कि जिस लेखक को हम देखते हैं, एक लेखक जो अमूमन अगर उससे आप मिलते हैं, उससे राब्ता होता है, तो अधिकांशतः शांत स्वभाव के होंगे, एकांतवादी होंगे, और लेकिन जब वह अपनी कहानियों के किरदारों से संवाद लिखवाते हैं, संवाद बुलवाते हैं, तो उनके अंदर दबंग से लेकर और एक मासूम निरीह प्राणी तक की भावनाएं, उनके संवाद कैसे स्थापित हो जाते हैं। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, या कहीं न कहीं लेखक के मन मस्तिष्क में अंदर कहीं दबी भावनाएं हैं जो उभर के सामने आती हैं कलम का सहारा पाके? दो बातों के बाद इसका जवाब दूंगा। पहला, बड़े शायर ने कहा है कि सुबह को जिसने सजाई है हंसी होठों पर, रात भर उसको किसी गम ने रुलाया होगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़े कॉमेडियन ने कही थी कि तुमने मुझे हंसाते हुए देखा है, तुमने मेरे जेब में पड़े गीले रुमाल नहीं देखे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आम जीवन में लेखक खुद से नहीं कर पाता, लेकिन वो करना तो चाहता है। उसकी दबी इच्छाएं रहती हैं, उसकी दमित इच्छाएं रहती हैं। वो दमित इच्छाएं, दबी इच्छाएं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें जो वो करना चाहता है, वो किरदार के माध्यम से निकल के आती हैं। आप अगर पढ़ेंगे और अगर आप मतलब आप समूचा पढ़ेंगे किसी भी लेखक को, तो आप उसके किरदारों से अंदाज लगा पाएंगे कि ये किस किरदार में खुद को रख के चल रहा है। ये बहुत आसान है। आप अगर निर्मल वर्मा की कहानियाँ पढ़ते हैं, आप अगर काशीनाथ सिंह की कहानियाँ पढ़ते हैं, भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ पढ़ें, मैं उनकी बात लेके चलूँ, तो अगर आप उनको समग्रता में पढ़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि किस किरदार में इन्होंने खुद को रखा है, और किस किरदार में वो बातें वो करना चाह रहे हैं जो खुद करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे। तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपका बहुत सही है। मैं इसके लिए आपको बधाई भी दूंगा कि आपने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां लेखक खुद को समाज में व्यक्त नहीं कर पाता, वो अपने किरदार के माध्यम से करता है। आपकी बहुचर्चित पुस्तक, जिसने राजनेताओं को या राजनीति में, छात्र राजनीति को विशेषकर, कि लोग युवाओं को फिर से आकर्षित किया, बागी बलिया। बागी बलिया को पढ़कर ऐसा क्यों लगता है कि हम वेब सीरीज देख रहे हैं? बागी बलिया को पढ़ने के बाद कोई भी पाठक हो, मैं दूसरे की बात बहुत ज़्यादा ना बता के मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा सीन साफ साफ दिख रहा है, मुझे इसके ऊपर फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको भी लिखते समय ऐसा कुछ महसूस हुआ था? नहीं, मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि बलिया अपने आप में एक किरदार है। ठीक है, अगर आप बलिया जाएं, मैं क्योंकि बलिया की बात कर रहा हूं, अगर आप पूर्वांचल के किसी भी शहर में रहते हैं, अगर आप केवल उसको ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि एक वेब सीरीज चल रही है। आप अपने यहाँ ही अगर किसी पान के दुकान पे खड़े हो जाएं 5 मिनट, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, आपको लगेगा यार इस पे अगर कोई एक सीन बन जाए तो ये कितना हिट है। नहीं, लेकिन इस पे मैं इतना
सतह से नहीं मैं आपका जवाब चाह रहा था, माफ कीजिएगा, मैं इस और गहराई से चाह रहा था कि प्रवाह, जो प्रवाह है, कहानी दृश्यों को सभी लोग देखते हैं, लेकिन दृश्यों को जोड़कर और जो उसमें प्रवाह बना रहता है, यही तो लेखकीय गुण है। इस प्रवाह की मैं बात कर रहा हूँ कि बनारस टाकीज से जहाँ पर आपकी किताब में रोमन लिपि का खूब भरमार है, उसका जब आप आते हैं बागी बलिया तक, तो आपके कथानक में इतना प्रवाह बन जाता है। तो इस प्रवाह के पीछे का कारण बताइए, ताकि जो नए लेखक हों, जो जिनको लिखना पढ़ना हो, वो अपने कहानियों में प्रवाह कैसे स्थापित कर पाए, इसका विकास कैसे कर पाए? क्या यह स्वाभाविक है या इसे सीखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने ये प्रवाह सीखा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ गुण तो आपके अंदर आया होगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि यह क्या है, सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। सीखा इस तरह से जा सकता है, मैं हमेशा से इस बात का हामी रहा हूँ, लोग कहते हैं लेखन सिखाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना? सारे आर्ट के फॉर्म सिखाए जा सकते हैं, लेखन भी सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसके बेसिक क्राइटेरियाज़ को फॉलो करके चलें। आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं ना, आप केवल उसको देखिए कि विजुअलाइज़ करके, क्या आप उसको विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या आपको आपका किरदार वो करता हुआ दिख रहा है? जिस दिन आपने ये डेवलप कर लिया और जिसने भी आपसे ये डेवलप करा दिया कि किरदार आपको वो करता हुआ दिखे, बागी बलिया में संभवतः यही हो रहा है पाठक के साथ। उसे लग रहा है कि ये तो चल रही है चलचित्र के साथ, जैसे मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि बिरजू कैसे भाग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि संजय कैसे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ रफ़ीक की परेशानियाँ क्या हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, प्रवाह रहता है। आपने ऐसे बनारस टॉकीज़ का के साथ यहाँ तक की बात ली, तो मैं आपको बताऊँ कि पाठक के साथ-साथ ना लेखक भी जो है वो परिपक्व होता जाता है। पहली किताब से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी किताब तक आते-आते उसे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कमियाँ कहाँ रहीं, पकड़ कहाँ छूटा, पाठक क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, और इसको मिला के मैं एक ऐसी कहानी कैसे दूँ जो पाठक की जो पूँजी लगी है, जो पैसा लगा है, वो उसको लगे कि हाँ, मतलब क्या कहते हैं उसे, कि मैंने कुछ पाया उससे। और उसके साथ-साथ लेखक के ऊपर उसका विश्वास कायम रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। विश्वास कायम रखना बहुत ज़रूरी है लेखक के ऊपर। तभी ऐसा होता है कि आप हर किताब के बाद मुझसे पूछते हैं कि अगली किताब कब आएगी। जिस दिन ये विश्वास मैं खो दूँगा और आप लिखना छोड़ देंगे कि सर अगली किताब कब आएगी, शायद मेरे लिए वो दिन खत्म हो जाने का दिन होगा। जी। अब मैं आपकी बागी बलिया से ही एक संवाद लेना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि उसे आप खुद ही बोलें, क्योंकि यह एक नए तरीके का प्रयोग होगा। आप लिखते हैं एक जगह, बलिया जिला मजाक थोड़े है, यहाँ बदन इकहरा हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दोहरा ही चलता है, मगर मर्डर तो तिहरा से कम चलता ही नहीं है। क्या इसको जो नए लड़के पढ़ेंगे, ये जो बातों में जो ठसक है, आपको नहीं लगता कि नए लड़के दबंगई की तरफ, भौकालबाजी की तरफ आकर्षित होंगे? क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो मैं ये बताऊँ कि हमेशा एक जो मैच्योर पाठक होता है, परिपक्व पाठक होता है, उसे करना भी ये चाहिए, और मैं चाहता भी हूँ कि वो ये करें कि किताब में से जो है ना अच्छी बातें चुनें, ठीक है? कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें सफ़ेद और स्याह दोनों पक्ष होते हैं। अगर मैं कभी स्याह पक्ष को ग्लोरीफाई करके लिख रहा हूँ, तो और अगर उसी चीज़ को मेरा पाठक पकड़ रहा है, तो वो चीज़ छोड़ रहा है जहाँ सफ़ेद पक्ष को मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। मैं वहाँ ये भी दिखा रहा हूँ कि हिंसा का बदला संजय हिंसा से नहीं लेता है। हिंसा का बदला संजय ज़हन से लेता है, दिमाग से लेता है, ठंडे दिमाग से लेता है, सोच के लेता है। और जहाँ तक ये इस तरह के संवाद का प्रश्न है, तो ये बहुत छोटा है। अगर आप पूर्वांचल में चले जाएँ, तो ऐसे-ऐसे संवाद आपको हर तीसरे लोग बोलते मिल जाएँगे, और मुझे लगता है कि यही जो है सफलता भी है किताब की, कि आपको ये संवाद अपना लगता है। आपको लगता है कि ये हमने सुना है या बोला है, या अगर नहीं सुना बोला है, तो हम बोल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जोड़ता है। तो ये यही रीज़न रहा कि ये लोगों ने पसंद किया।
और आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मैं क्या उस तरह से पढ़ पाऊँगा, मेरी आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं है, मगर आपने ज़्यादा बेहतर मैं पढ़ा। चाहूँगा आप एक बार इसको पढ़ें, आपको तो याद ही होगा। हाँ, मुझे याद है, बट फिर भी आप दे दें मुझे हाँ, तो। मैं चाहूँगा एक बार आप इसे पढ़ें। गद्य जो है ना, वो कविताओं की तरह होनी चाहिए। आप लेखन वो सफल है कि आप अपना गद्य 3 पेज बिना देखे पढ़ जाएँ। मुझे आप अपनी किसी भी किताब का 1 लाइन दे दें और बोलें कि सत्यजीत 3 पेज पढ़ जाइए, मैं पढ़ जाऊँगा। मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा कि आप भी जब पढ़ते हैं, पाठक भी जब पढ़ते हैं, तो उन्हें वो अपनी कहानी लगती है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इधर-उधर भी है, देखिए मुझे ध्यान है ना, तो ये फिर भी मैं पढ़ता हूँ। बलिया जिला मजाक थोड़े है, यहाँ बदन इकारा हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दोहरा ही चलता है, और मर्डर तो 13 से कम चलता ही नहीं। तो इस तरह की ठसक आपको बलिया में मिल जाती है सुनने को हर दूसरे तीसरे नेताओं से। नेता तो खैर बड़े ही हो गए, आप हर दूसरे पान तीसरे की लोगों गुमटी से, पे हाँ आते हैं। बिल्कुल, पान की गुमटियों पे। इस संवाद को बुलवाने का, इस डायलॉग को बुलवाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लोग लिख रहे हैं वह यह देखें कि जब सत्यव्यास लिखते हैं तो किस प्रवाह से कैसे बोलते हैं, क्या सोच के लिखते हैं, ताकि उनके अंदर यह चीज़ें डेवलप हो सकें। तो अब बाकी दर्शक बताएं कि उन्हें कितना क्या मिला। हम प्रश्न को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और फिर आपकी पहली किताब बनारस टाकीज पे पहुंचते हैं। आप वहाँ पर लिखते हैं, समय की मार और अंग्रेजी की भार से सिमट कर जब काशी विश्वविद्यालय बीएचयू हुआ, ठीक उसी समय भगवान दास हॉस्टल बीडी हॉस्टल हो गया। वह एक दौर था जब चीज़ों को लोग शॉर्ट फॉर्म में धीरे धीरे स्वीकारना शुरू कर रहे थे, और अब तो क्या ही ज़माना आ गया, हेलो से ही तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब शॉर्ट फॉर्म में यच हो गया है, वो ही भी ख़त्म हो गया। तो आप जब वो दौर देख रहे थे जहाँ पे चीज़ें सिमट रही थी और आपने इसको अपने किताब में यूज किया हुआ है, तो सत्यव्यास जी हमें यह बताने का प्रयास करिए कि इसमें जो प्रवाह है, जिस हिसाब, जिस लच्छेदार बातों को आपने यूज किया है, क्या कहीं कविता जो कवि गुण है वह आपके गद्य में आ जाता है? आप अगर ये नहीं भी कहते तो मेरा जवाब यहीं से शुरू होता। बहुत बढ़िया चीज़ आपने पकड़ी है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूल गुण जो है ना, वो कवित्व का है। मैं शुरुआती दिनों में ब्लॉग पे कविताएं लिखा करता था, और एक समय के बाद जब मैं अपने कंटेम्प्रेरीज की कविताएं पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा बेहतर लिखते हैं, तो मुझे कविता में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। मगर फिर भी मुझे पढ़ने वाले कहते हैं कि आप कविताएं भी अच्छी किया करते थे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रवाह, मेरा पठन पाठन और मेरी सीख भी जो है वो कविताओं से शुरू हुई थी। आप अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं कि सत्यव्यास पुनरुक्ति बहुत करते हैं, ढाल से चाल जैसे शब्द, सोला से गोला जैसे शब्द, ठीक है ना, इकहरा दोहरा तिहरा जैसे शब्द, ये अनायास आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भीतर वो कविता वाली चीज़ें। मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं, मैं एक स्क्रीन प्ले लिख रहा था और मुझे मैं जब स्क्रीन प्ले लेके गया तो मुझे बताया भी गया कि सत्या, जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं ना, तो एक आध जगह तो ठीक लगता है, लेकिन जब इसका दोहराव होने लगता है तो ये ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती, ये स्क्रीन प्ले में बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप एक लाइन को दूसरे लाइन से मिलाना चाह रहे हैं, वो कि स्क्रीन प्ले के लिहाज से ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ एक ये अलग तरह का ना नेचुरल चीज़ें आती हैं, तो वो इसीलिए है कि मेरे अंदर एक कवि गुण है। अच्छा या बुरा आप ब्लॉग पे पढ़ें, लेकिन हाँ, ये इसी कारण से है। बिल्कुल सही आपका कहना है कि ये जो पुनरुक्ति होती है या इस तरह की बातें होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि थोड़ा सा कविताई गुण है मेरे। आपके इस एक उत्तर से मुझे 2 प्रश्न मिल गया। पहला ये, क्या पाठकों को सत्यव्यास की कविता की पुस्तक मिल सकती है पढ़ने को? और दूसरा प्रश्न यह कि स्क्रीन प्ले की दुनिया, आप मुंबई में जो फिल्म, आपने वेब सीरीज के लिए जो काम किया, तो आप जो स्क्रीन प्ले की दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया है, और जो साहित्यिक लेखकी दुनिया है, इन दोनों में क्या आप अंतर पाते हैं, यह बताइएगा। और पहली बात है कि क्या सत्यव्यास की काव्य की पुस्तक पाठकों को पढ़ने को मिलेगी? जवाब कुछ दफ़ा दे चुका हूँ, फिर बताता हूँ।
देखिए कविता और जो उपन्यास या कहानी है उसमें जो मूल अंतर है मैं आपको बता दूं। कविता जो है ना वो नितांत आपकी निजी होती है, वो आप खुद के लिए लिखते हैं, लोग पढ़ के वाह वाह करते हैं, रिलेट करते हैं। कहानी जो है ना वो आप दूसरे के लिए लिखते हैं और उनसे वाहवाही चाहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी कविताएं हैं जो नितांत निजी हैं। निजी मेरे कहने का मतलब कि अब तो खैर पब्लिक स्फेयर में है तो सबकी ही कविता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे कवि हैं जिनकी कविताएं आनी चाहिए, जिनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिनको प्रकाशित होना चाहिए। मैं पहले ये कहा करता था कि मैं किताबें मेरी कविता की किताब बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कोई प्रयास नहीं करूँगा, ठीक है ना। किसी प्रकाशक को अगर ऐसा लगता है कि हाँ उसकी भी डिमांड है, लोग कविता की किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इतनी कविताएं लिख रखी हैं कि जिस पे एक किताब आ जाए, वो उनका प्रेरोगेटिव होगा, उनकी सोच होगी। मैं कहानियाँ लिखता रहूँगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर, हाँ। स्क्रीन प्ले की दुनिया, मुंबई फिल्मी दुनिया सीधा बात करें, और साहित्यिक दुनिया हम्म। में क्या अंतर पाते हैं? कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन ज़्यादा प्रोफेशनल है, और कहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं लेखकों के लिए, नए बच्चों के लिए? बिल्कुल, दोनों ही बातों को मैं आपको बताऊं। देखिए, और इसको भी बहुत लेमन टर्म में बताऊंगा जहां आप समझ पाएंगे, बातों को घुमाऊंगा नहीं। देखिए, जब आप लिखते हैं तो आप अकेले शहंशाह होते हैं। आपने जो लिखा उस पे अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, क्षमा कीजिएगा, तो केवल आपका संपादक कर सकता है, ठीक है। वो भी केवल आपको गलत सही बता सकता है कि ये, आपको ये नहीं बता सकता कि इस तरह की कहानी नहीं लिखेंगे, उससे बेहतर है वो छापेंगे नहीं। वो नितांत आपकी होती है, आप उसके मालिक होते हैं, ठीक है। स्क्रीन प्ले जो है ना, वहाँ आप मालिक नहीं होते, वहाँ दरअसल आप मुंशी होते हैं, ठीक है। जहाँ सॉरी, जहाँ पे आपके आपको बहुत सारे लोगों की नज़रों से होकर गुजरना होता है और उनके हर सीढ़ी के हिसाब से आपको चीज़ें लिखनी होती है और उसको सीढ़ी दर सीढ़ी सफल होते हुए वहाँ तक ले जाना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ अगर परिमार्जित होती हैं, बदलती हैं, हास्यास्पद होती हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये क्यों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उस ज़रूरत को नहीं समझ रहे हैं, मार्केट उस ज़रूरत को समझ रहा है। मैंने कोई ऐसा मैंने अपनी किताब में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो बहुत इंटेंस है, प्रोड्यूसर बोलता है इसके बाद एक गाना आना चाहिए। आपको लगता है कि यार इतना इंटेंस चीज़ है, वो एक गाना, उसका दिमाग कुछ और चलता है, उसका दिमाग ये चलता है कि इतने इंटेंस के बाद लोग जो है दिमाग इतना थक गया उनका कि थोड़ा ठहराव देना है, वो बिजनेस की तरह सोच रहा। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं कि जहां आप बदलाव एक ही कहानी में 100 दफ़े कर सकते हैं, आप स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बहुत सही आदमी हैं। अगर आप अपनी स्वाभिमान तो नहीं कहूँगा, अपने अहंकार की नाक अपने नाक से एक कदम आगे रखते हैं, जहाँ आपको लगता है या हमें लगता है कि हमारी कहानी कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसको साहित्य में ही बनाए रहना चाहिए, साहित्य में ही बेहतर करना चाहिए। साहित्य और फिल्मी दुनिया दोनों अलग अलग दुनिया है। आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आपने किताब अपनी लिखी है तो 99% उसमें चेंज हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पूछना होगा कि भाई जो आप चेंज कर रहे हैं उससे मुझे संतुष्ट कर दें कि ये मेरी कहानी को कैसे आगे बढ़ा रही है। तो फिर उस तरह से नए लड़कों के लिए मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन प्ले लिखने का ढंग समझिए, कुछ कोर्सेज होते हैं वो कीजिए, कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं वो देखिए, अपनी कहानी को स्क्रीन प्ले में लेके आइए कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप चांस लीजिए। साहित्य की दुनिया में तो खैर क्या ही, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। साहित्य की दुनिया में आप अपने मालिक हैं, स्क्रीन प्ले में आपके साथ भी बहुत लोग हैं जी। क्या लेखकों पर राजनीति का प्रभाव पड़ता है, और यदि हाँ तो आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में? देखिए, दो तरह से इस बात को लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लेखक के ऊपर और सत्यव्यास के ऊपर दोनों अलग अलग एंटिटी है, ये समझ के चलना चाहिए। सत्यव्यास के ऊपर जरूर राजनीति का प्रभाव पड़ता है। सत्यव्यास की एक राजनीतिक सोच हो सकती है, सत्यव्यास की एक राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। सत्यव्यास
किसी एक तरह से सोच सकते हैं, लेकिन जब वो लेखक के चोले में आते हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लेखक को किसी विचारधारा का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेखक को केवल सच देखना चाहिए और सच लिखना चाहिए। लेखक को सारे पक्ष देखने चाहिए। लेखक जब लिख रहा है तो वो केवल ये नहीं लिख सकता कि किसी एक तरफ ही जोर-ओ-ज़ुल्मत हुई है। उसको ये देखना पड़ता है कि अगर जोर-ओ-ज़ुल्मत हुई भी है तो कारण क्या रहा, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो विचारधारा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेखकीय जब आप चोले में आते हैं तो आप बिल्कुल उस तरह से रहते हैं जिस तरह से न्याय की देवी होती है। आप पुलिस होता है उसके बिल्कुल, नज़र में। बिल्कुल, बिल्कुल आपको इस तरह से देखना है कि आप कहीं कि आपका पलड़ा ना झुका हो। साहित्य का प्रभाव समाज पर कितना पड़ता है या समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है, ये बताएं स्पष्ट करें। साहित्य एक दो तरफ़ा आईना है जिसमें दोनों ही तरफ के लोगों को दोनों ही तरफ के फेस दिखाई पड़ते हैं। साहित्य जब समाज को देखता है तो उसे समाज दिखता है, समाज भी जब साहित्य को दिखता है तो उसे दिखता है दूसरी तरफ का, बीच में कोई काली पट्टी नहीं होती। साहित्य में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो आप समाज में देखते हैं और समाज उसी तरह से काम करता है जब जिस तरह से उसका उस समय का साहित्य होता है। मैं इसको एक एग्जांपल में बताना चाहूँगा आपको। 1930 के आसपास की जब आप साहित्यिक किताबें पढ़ेंगे और उसमें बहुत क्लिष्ट हिंदी हुआ करती थी, बहुत क्लिष्ट। मेरा जो कहना मैं आता हूँ उस पे। उस समय की जो लोकप्रिय किताबें हुआ करती थी उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी हिंदी आसान होती थी। आज के डेट में अगर आप जिस क्लिष्ट हिंदी की बात करते हैं वो उस समय के लोकप्रिय हिंदी से ज़्यादा आसान है। आप समझे 1931 में जो आसान हिंदी लिखी जाती होगी वो भी कितनी क्लिष्ट हिंदी हुआ करती होगी। उस समय का समाज था, जिस समय का समाज आसान हिंदी को भी आज के आसान हिंदी की तरह नहीं लिख सकता था, वो समाज था, तब साहित्य वैसा था। आज का समाज है, आज के समाज के हिसाब से लिखे। कहानियाँ भी वैसी, जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, मैंने जब 84 लिखी तो उसमें एक फ़ोन नंबर दिया 2042 या ऐसा ही कुछ नंबर था। मेरे भांजे ने मुझे फ़ोन किया, बोला मामा जी फ़ोन नंबर आपने गलत छप गया है, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है। मैंने उसको बताया बेटे जबकि ये कहानी है तब से तब तक पीएनटी फ़ोन में 4 ही डिजिट के नंबर हुआ करते थे। तो समाज इस तरह से बदलता है। आज की मैं कहानी जब लिखता हूँ तो मुझे 10 नंबर के फ़ोन देने होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज की मैं कहानी लिखूँगा तो मुझे नारी की आज की समस्याएं दिखानी होंगी। आज की नारी की आज की समस्या सन 90 की नारी की समस्या से बिल्कुल अलग है, वो सन 60 की नारी की समस्या से बिल्कुल अलग है। तो जैसा समाज रहा है वैसा ही साहित्य आता है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का आईना है, जी, दर्पण है। जी। अब ये जब हो जाता है कोई लेखक और जब कोई लेखक संघर्ष कर रहा होता है, इन दोनों लेखकों के जीवन में क्या अंतर पाते हैं? आप एक समय शुरुआत आपने किया था, आज आप एक सफल लेखक हैं। आपकी किताबें आते ही पाठकों के बीच में छा जाती हैं। और एक लेखक क्या चाहता है या एक फ़िल्म मेकर या कोई भी एक क्रिएटर क्या चाहता है कि उसकी जो रचना है, चाहे वह किसी भी रूप में वो रचना कर रहा हो, अगर उसकी रचना का लोग इंतज़ार करते हैं तो यही सफलता का मानक है। तो सत्यव्यास जी, एक संघर्षशील लेखक और एक लोकप्रिय लेखक के जीवन में कितना बदलाव आप पाते हैं? देखिए बदलाव तो बहुत होता है, बदलाव बहुत होता है। आपके सवाल के समय मुझे हँसी आ रही थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं इसका जवाब ये दूँगा कि लोकप्रिय होती लेखक के सिर पे सींग आ जाती है। लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। अंतर बहुत सारी चीज़ों का होता है। जब आप संघर्षशील लेखक होते हैं और जब आप लोकप्रिय हो जाते हैं तो होता क्या है कि एक पहचान बनती है आपकी, जो आपको अच्छा लगता है। आपको मैं केवल केवल साहित्य जी। की बात अभी कर रहा हूँ। आपको अपनी किताबों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक ढूँढने नहीं पड़ते। आपको अपनी किताबों की प्रकाशित करने के लिए रॉयल्टी की बात नहीं करनी पड़ती। आप एडवांस रॉयल्टी माँग सकते हैं और आपको मिलता है। आपकी किताबों का इंतज़ार प्रकाशक यूँ करते हैं कि वो कहते हैं अगली किताब आप मुझे दीजिएगा। ये सब लेखक से ज़्यादा पाठकों की बदौलत होता है। जब तक पाठक इस तरह की डिमांड करते रहते हैं, लेखक
डिमांड में रहता है। तो बेसिकली चेंजेस बहुत सारे आते हैं, लाइफस्टाइल में भी चेंज होता ही होता है। उसके बाद आप क्या कहें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने लगती हैं, आप इसको इंडोर्समेंट कहते हैं, जो पहले जिसकी उम्मीद नहीं होती है, या आप जिसके बारे में जानते भी नहीं जानते है। भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारे जूरी मेंबर्स होते हैं, आप बहुत सारी ऐसी कंपटीशन होते हैं, इसके जूरी मेंबर्स होते हैं। बहुत सारे लेखक इंक्लूडिंग मी ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी स्टेशनरीज के ब्रांड्स मिलने लगते हैं। हम पेन पेंसिल और कागज़ कलम के एडवर्टीजमेंट भी कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बदलाव होता है। बाकी मेरा ये कहना है कि ये बदलाव बाह्य रूप से हो ज़्यादा बेहतर है, आंतरिक रूप से किसी लेखक में नहीं होना चाहिए। उसको ये हमेशा जान के रखना चाहिए कि पाठक जो है वही सब कुछ है। जिस दिन आपने उससे मुंह मोड़ा या उसने आपसे मुंह मोड़ा, तो फिर ये ब्रांड, ये इंडोर्समेंट, सारी ये चीज़ें लोकप्रियता, ये प्रकाशक, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आपको किसी भी पुरस्कार, किसी भी अवार्ड, किसी भी ब्रांड, किसी भी इंडोर्समेंट, किसी भी प्रकाशक से पहले आपको अपने पाठक का ध्यान रखना है, उसको पहली तरजीह देनी है। अगर वो है तो आप हैं। हाँ, चेंजेस ज़रूर होते हैं लाइफ में। संघर्षशील लेखकों को मैं यही कहूँगा, पहला तो ये मानना है, मेरा ये कहना है कि संघर्षशील जैसा कोई शब्द मुझे ठीक नहीं लगता। वो लर्निंग होता है जिससे सबको गुजरना होता है। पहली किताब किसी की भी ऐसे नहीं आ जाती सबकी कि पहली आती ही सबकी है। पहली आती है, सबकी पहली आती है और सबको वो उसी समय से गुजरना होता है। अंतर केवल ये होता है कि आप जब 7वीं किताब पे रहते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, प्रकाशक का जो डर है उसको हम दूर कर चुके हैं, इतनी किताबें हमारी निकल जाएंगी। पहली किताब के समय आपके साथ वो नहीं रहता। संघर्ष करें, वो उसका बहुत फायदा। मैं एक बात आपके सवाल में नहीं है फिर भी जोड़ दूं, साहित्य के मठाधीशी से दूर रहें। और किसी भी लेखक को, मेरे जैसे भी लेखक को, आप किसी भी तरह से मठाधीश बनने की तरफ प्रेरित न करें। मठाधीश कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि कभी किसी भी लेखक को इसके लिए कभी ना फ़ोन करें, ना मैसेज करें कि भैया मेरी किताब छपवा दीजिए। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि यहाँ सारे ही स्ट्रगलर हैं, ठीक है? सत्यव्यास भी एक लेवल के स्ट्रगलर ही हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी किताब किसी के प्रभाव से छप भी गई, तो आप वो खुशी नहीं ले पाएंगे जो आपके अपने प्रभाव से किताब छपी होती है, ठीक है? और तीसरी बात ये कि इसी तरह से एक लेखक जो है ना मठाधीश हो जाता है। उसमें भी ये अहम की अहम की भावना भावना है। कि मैं जो है ना बना रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। किताबें किसी को बनाती बिगाड़ती हैं, कहानी किसी को बनाती बिगाड़ती है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें ना करें, अपनी किताब लिखें, अपना संघर्ष अपने तरीके से। जी। कि क्या जो अभी आपके दोस्त यार पहले के रहे हों, लेखक बनने के पहले के, या जो कलीग्स हों ऑफिस में जो काम करते हैं, तो क्या खुलकर आप उस तरीके से हंसी मजाक कर पाते हैं, या वे भी बच बच के कुछ बात करते हैं कि नहीं दोस्त लेखक है, कुछ ऐसा हंसी मजाक कर दिया, बुरा लग गया, अगला उपन्यास मेरे ही नाम पे न लिख डाले? नहीं नहीं, मैं वो एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा इसको, उस पे आऊँगा। एक बड़े लेखक हैं जिनका किसी एक बड़े लेखक से किसे तू मैं हो गई, आप दूसरे लेखक का नाम रामदास रख दें। तो लेखक ने अब अगला उपन्यास लिखा और लिखा, पहली लाइन लिखी कि गोली चली और रामदास ढेर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से जो है उन्होंने वो अपना जो है वो बदला लेखकीय रूप से निकाल लिया। लेखकों के साथ ये दाग बहुत ज़बरदस्त होता है कि अगर आप जब भी किसी से आपका झगड़ा है, वो आप झगड़ा निकाल लेते हैं अपनी किताबों में। दरअसल आपके सवाल पे आता हूँ, वो दोस्त ही नहीं होगा जो किसी के औरा के कारण हाँ प्रभावित हो जाए, नहीं वो होगा ही नहीं। आज भी दोस्त उसी तरह से मिलते हैं, आज भी बातें उसी तरह से होती हैं, आज भी ग्रुप में वैसे ही लिखते हैं, आज भी वो जो है ना किताबें फ्री ही मांगते हैं। मैंने उनको तमाम दफ़ा कहा है कि तुम लोग किताब फ्री मांगोगे तो फिर मैं किसको बोलूँगा? वो कहते हैं कि हमें तो मित्र प्रति मिलनी चाहिए। मैंने उनसे ही पहली दफ़ा सुना कि मित्र प्रति करके भी कुछ ऐसी चीज़ होती है। उन्होंने कंसेप्ट वो दे दिया, को भी एक नया शब्द दे रहे हैं। हाँ, कि मित्र प्रति उन्होंने कहा कि हमें दे। तो वो वैसे ही हैं, मैं उनके सामने उतना ही सहज हूँ, मैं उनके सामने उतना ही अवेलेबल हूँ और मुझे लगता है मेरे दोस्त भी उतने ही अवेलेबल हैं मेरे लिए। जी।
आपकी आने वाली किताब। हाँ, मेरी आने वाली किताब उसका जो भी मैंने अभी तक प्रमोशन किया है, वो प्रमोशन इस तरह से है कि वो एक किसी हत्यारे की कहानी होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे सारे पाठक उस किताब को पढ़ें। मैंने पहली दफ़ा अपने आप को उस जॉनरा में ढाला है जो मेरा जॉनरा नहीं है, थ्रिलर की तरफ मैं गया हूँ और इस किताब की जो सफलता है वो ये डिसाइड करेगी कि मैं आगे इस थ्रिलर जॉनरा में लिखूँ ना लिखूँ। लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर है कि मेरे पाठक इस किताब से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। वो इस किताब को पढ़ने के बाद भी मुझसे वही उम्मीद करेंगे कि आप अगली किताब कब लिखेंगे। थ्रिलर जॉनरा है, एक एंगर इशू से लड़ती हुई पुलिस इंस्पेक्टर और एक गॉड कॉम्प्लेक्स से ग्रसित यूथ की कहानी है। उनकी अपनी स्ट्रगल की कहानी है जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है। बाकी आप सब मुझे पढ़ के बताएँगे कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। किस प्रकाशन से आ रहा है, अगर इतना आप बताना नहीं, चाहें? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। साहित्य विमर्श प्रकाशन है। साहित्य विमर्श को भी मैं आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से बधाई दूँगा कि वो मेरे लिए कम से कम 4 साल रुके। उन्होंने कहा कि आप जब अपनी अगली किताब देना चाहें, हम तब आप उसको छापेंगे। 4 साल तक मैं उनको टहलाता रहा और उसके बाद फिर उन्होंने संयम बनाए रखा। तो साहित्य विमर्श से अगली किताब है। सत्यव्यास जी, आपने हमसे साहित्य पर, समाज पर और बेसिकली आपकी अपनी लेखनीय जीवन पर बात किया, विस्तृत चर्चा किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन उस धन्यवाद ज्ञापन के पहले जाते-जाते जो हमारे चैनल का, हमारे इस कार्यक्रम का जो मोटो है कि सत्यव्यास के दृष्टि में कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जियो और जीने दो। बहुत क्लीशे है, मैं समझता हूँ, ये मैंने कोई बहुत नई बात नहीं लिखी है कही है, लेकिन यही लाइफ मोटो है। मेरा कहना है कि अगर आप समाज को उस आज़ाद रूप में देखते हैं, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी स्वच्छंदता से गुज़ार सकते हैं और सामने वाले को भी ज़िंदगी की आज़ादी देते हैं, तो मुझे लगता है यही आदर्श समाज है। जनमुद्दा पर संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनमुद्दा को भी मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं उनके व्यूअर्स तक पहुंच सकूं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूँगा, गुज़ारिश रहेगी मेरी कि मेरी आने वाली किताब आप पढ़ें और मुझे बताएं कि वो आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, यह थे सत्यव्यास। और सत्यव्यास जी की एक शिकायत रहती है कि इनके नाम को कई बार कई उद्घोषक अलग-अलग पर्यायवाची बनाते रहते हैं। तो सत्यव्यास जी के लेखकीय जीवन के बारे में आपने जाना, साहित्य पर इनके व्यापक दृष्टिकोण को भी आपने समझा। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिख के हम तक ज़रूर प्रेषित करें, क्योंकि आगामी जब भी हमारी फिर से मुलाकात सत्यव्यास जी से होगी, अगर आपका कोई प्रश्न होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हम उसे आगामी किसी भी साक्षात्कार में इनसे जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। देखते रहिए संवाद कार्यक्रम। बहुत-बहुत धन्यवाद।